नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर आज हम बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी के जो भी हमारे छात्र हैं फर्स्ट ईयर के, है ना, इनका पेपर नंबर जो 3 है, असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। और इसकी भैया यूनिट 1, 2, 3 और 4 इनको अपलोड कर दिया गया है। अब बारी है किसकी भैया, यूनिट 5 को पढ़ने की। और यूनिट 5 में कौन कौन सी चीज़ें हैं इसको हम लोग यहाँ पर जान लेंगे। अगर आपने अभी तक ये चारों यूनिटें नहीं देखी हैं तो भैया इनको देख लीजिएगा, है ना। और उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी यूनिट फर्स्ट, कुछ सेकंड भी, और थर्ड और फोर्थ तो इसको जितनी बार आप स्टार लगाओगे उतनी बार ही इम्पॉर्टेंट। खास करके फोर्थ में आप इसको डबल स्टार लगा लेना, है ना। 3 बार स्टार, 4 बार स्टार, जितनी बार आप लगा लो उतनी बार इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं यूनिट 5 की। तो यूनिट 5 में कौन कौन सी चीज़ें हैं इस पर हम लोग बात करेंगे। और आप सभी का पूरा उत्तरदायित्व है, जितने भी आपके मित्र हैं, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, यहाँ पर भैया लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रही है ना, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, या भैया प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से भी आप लोग इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, हम सीधे अब यूनिट 5 की बात कर लेते हैं। आपके ज़रूरत की जो चीज़ें थी आपको बता दी गई। यूनिट 5.1 में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो अवधारणात्मक कौशल का आकलन है उसकी बात की जा रही है। अवधारणात्मक कौशल का आकलन, है ना, इसकी बात की जा रही है। यानी कि ये जो अवधारणात्मक कौशल है इसका आकलन कैसे किया जाएगा, तो हम कहेंगे सबसे पहले हम लोग विजुअल डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, यानी कि दृश्य का भेदभाव करेंगे। दृश्य का भेदभाव करेंगे, यानी कि जो भी एक डिज़ाइन है और दूसरी डिज़ाइन है, इन दोनों डिज़ाइन को दिखाएंगे। इनमें कौन कौन सी चीज़ें मेल खा रही हैं उनकी हम पहचान करेंगे, यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु का हम लोग भेद करेंगे, अंतर निकालेंगे। ऐसे ही दूसरा आपका है विजुअल मेमोरी। विजुअल मेमोरी में यह देखा जाएगा कि आप 5 सेकंड के लिए एक चित्र या डिज़ाइन आपको दिखाया जाएगा, उसमें आपको जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं एक नए चीज़ों को आपको दिखाया जाएगा और फिर आपसे पहचान कराई जाएगी, और जो पुरानी चीज़ आपको दिखाई गई थी वो वहाँ से हटा ली जाएगी। तो वो आपका विजुअल मेमोरी, यानी कि विजुअल मेमोरी के अंतर्गत आपका वो आएगा। इसके बाद में स्पिरिचुअल, यानी कि स्थानिक, है ना। स्पिरिचुअल यानी कि स्थानिक संबंध। स्थानिक संबंध में जो भी व्यक्ति को डिज़ाइन या चित्र दिखाए जाएंगे उसकी एक श्रृंखला दिखाई जाएगी जो उनसे अलग होगी, और इसको पहचानने के लिए क्या कहा जाएगा, और इसकी जो सलाह होगी वो दी जाएगी, जिससे कि कह सकेंगे जो डिज़ाइन है इसका विस्तार हो सके और सभी हिस्सों में चीज़ों को भिन्न भिन्न रूपों में देखा जा सके। इसके बाद में फॉर्म के बारे में, है ना, जो भी डिज़ाइन होगा, फॉर्म कंसिस्टेंसी के बारे में हम कह सकते हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे व्यक्ति को पृष्ठ या एक चित्र या डिज़ाइन के बारे में पहचानने को कहा जाएगा, और छोटा है या बड़ा है ना, इसके बारे में। इसके बाद में अनुक्रमित मेमोरी के बारे में, व्यक्ति को भी यहाँ पर भी चित्रों और डिज़ाइन को दिखाया जाएगा, और उसके बाद में अगले पृष्ठ पर इसके मिलान और डिज़ाइन की जो पहचान है उसके लिए कहा जाएगा, है ना। जो आगे के पृष्ठ होंगे उस पर मिलान और डिज़ाइन की पहचान के लिए कहा जाएगा। ऐसे ही फिंगर ग्राउंड, इसमें जो भी व्यक्ति का जटिल आकार है, छवि है, डिज़ाइन है, इनको पहचाना जाएगा और बच्चे को बेहतर बनाया जाएगा। ये आपका था अवधारणात्मक कौशल का आकलन। अब हम बात करते हैं स्मृति कौशल का आकलन, है ना। दूसरा क्या है, स्मृति कौशल का आकलन। स्मृति कौशल का आकलन कैसे हम लोग असेसमेंट करेंगे मेमोरी स्किल का, तो जो भी मनोवैज्ञानिक अनुसंधान है इसमें हम लोग स्मृति एकात्मक निर्माण के बारे में जानेंगे, यानी कि जो भी स्मृति है उसका आकलन करेंगे। जो भी हमारी मेमोरी है इसका हम लोग आकलन करेंगे। स्मृति के आकलन के लिए प्रक्रिया अपनाई जाएगी, मूल्यांकन का उपाय यहाँ पर ढूंढा जाएगा, और जो भी मूल्यांकन की में क्रियाएं हैं, घटक और उपघटक, इन पर बात की जाएगी। विकासात्मक देरी क्या है, जो भी लक्षण प्रदर्शित बच्चे में हो रहे हैं, है ना,
सभी क्षेत्रों में पेशेवर हो, चाहे व्यापक मूल्यांकन वाले हों, है ना, इन क्षेत्रों में। तो हम कह सकते हैं कि परिवार का प्रारंभिक विकास, स्वास्थ्य, साक्षरता, शैक्षिक अनुभव, इसकी पृष्ठभूमि की जानकारी ली जाएगी, है ना। और जो भी विकासात्मक जो भी मील के पत्थर हैं इनके बारे में बात की जाएगी, और जो भी रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, इनको जानकारी दी जा रही है, इस पर इनकी उम्र और सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके माता पिता के संयोजन में शिक्षक के द्वारा जो भी समस्याएं हैं इनको देखा जाएगा। बच्चे के लिए श्रवण और दृश्य या दृष्टि, इसके बारे में जहाँ पर बच्चा शारीरिक कारक में विकासात्मक देरी से प्रभावित हो रहा है ना, चाहे बच्चा श्रवण दोष हो, चाहे बच्चे में दृष्टि दोष हो, है ना, तो यहाँ पर बच्चा अधिगम नहीं कर पा रहा है, चीज़ों को, पर्यावरण को देख नहीं पा रहा है, उचित व्याख्या नहीं कर पा रहा है, तो ये चीज़ देखी जाएगी। स्मृति में जो भी धारण, सोच, कौशल, समस्या समाधान, इसका विकास किया जाएगा, और जो भी आकलन के पहलू हैं इनको जहाँ पर विलंब देखने को मिल रहा है इनको बेहतर बनाया जाएगा। सुनने और समझने की अव्यंजना जो होगी वो देखने को मिलेगी। हम कह सकेंगे जो भी व्यक्ति हैं इनका अवलोकन किया जाएगा, जो भी वाक्य, लघु कथाएं, है ना, इनके बारे में बच्चों का प्रदर्शन करके बच्चों को हम बेहतर बनाएंगे, जहाँ पर बच्चे की वाक्य, प्रश्न, लघु कथाएं समझने की क्षमता, इसको प्रदर्शित किया जाएगा, है ना, इसका आकलन किया जाएगा। जो भी शब्द, अक्षर, चित्र, है ना, इसका हेरफेर करके हम बच्चे को बेहतर सिखा सकेंगे। बच्चे का विचार क्या है, कह सकेंगे कि बच्चा छोटी चीज़ों पर कैसे ध्यान को केंद्रित कर रहा है और कैसे निरंतर ध्यान में सक्रिय हो रहा है, इसकी उम्मीद की जाएगी। बच्चे में परिपक्वता क्या है, यानी कि बच्चा माता पिता के साथ में दूसरे की चीज़ों को देखभाल कैसे कर पा रहा है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी जानकारी क्या है, इन सभी चीज़ों का अवलोकन किया जाएगा। और स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र स्तर के रूप में बच्चे को निर्धारित किया जाएगा कि आप भैया बढ़िया तरीके से स्वतंत्र होकर के कार्य कीजिए, है ना। तो ये आपको देखने को मिलेगा 5.1 में, स्मृति और अवधारणात्मक में आपको ये देखने को मिलेगा। इसके बाद में आपके बात होगी आपके 5.2 की। 5.2 में किसका जो आकलन किया जाएगा, उसमें 4 मुख्य घटकों का आकलन किया जाएगा। एक आपका कौन सा होगा, एक आपका होगा अटेंशन, एक आपका अटेंशन होगा, एक आपका लिसनिंग होगा, है ना, यानी कि सुनना, एक आपका स्पीकिंग होगा यानी कि बोलना। इन तीनों चीज़ों का यहाँ पर आकलन किया जाएगा। अटेंशन यानी कि ध्यान, लिसनिंग सुनना, और स्पीकिंग यानी कि बोलना। अगर हम बात करते हैं इन घटकों की तो कहेंगे कुछ हमारे ऐसे घटक भी होंगे, ऐसे कौशल भी होंगे जो ध्यान, सुनने, बोलने, इन पर आधारित होंगे। और इनमें जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो चयनात्मक ध्यान हो, इसके अंतर्गत जो भी अनदेखी हुई चीज़ें हैं, विकर्षण है, उत्तेजना है, इसमें चीज़ों को देखा जाएगा। चाहे वो निरंतर ध्यान हो, समय समय की अवधि पर निरंतर ध्यान की बात की जाएगी। विभाजन कैसे किया जाएगा, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कैसे विभाजित किया जाएगा, या हम कह सकते हैं बारी से ध्यान रखना, यानी कि जो भी कार्य कौशल हैं, स्थानांतरित कौशल हैं, इनकी बारी से कैसे ध्यान रखा जाएगा। इसके अंतर्गत हम कह सकेंगे कि ध्यान, जहाँ पर बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बच्चे में चिंता जो होगी वो कम होगी, जो शिक्षा के क्षेत्र है वहाँ पर प्रगति मिलेगी, और जो समर्थन की रणनीतियाँ हैं ये अपनाई जाएंगी, यानी कि बच्चे के ध्यान, एकाग्रचित और अति सक्रियता में ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे के समस्या समाधान को निपटाने के लिए उनके तरीकों को इंगित किया जाएगा, जिससे बच्चा जीवन कौशल को बेहतर कर सके। और जो क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे, आत्मविश्वास में हो, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में हो, ये चीज़ें बच्चे को देखने को मिलेंगी। इसमें सीखने के माहौल, इसका अनुकूलन किया जाएगा, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं इसके लाभों को देखा जाएगा। भले ही कोई भी बुनियादी चीज़ें हो, सुनने, बोलने, है ना, इनमें बच्चे को क्या किया जाएगा, बेहतर बनाया जाएगा। चाहे वो मौखिक संचार हो, चाहे बच्चे का लिखित संचार हो, इन सभी चीज़ों में सुनने का और स्पीकिंग करने का और अटेंशन यानी कि ध्यान का, इन सभी संचारों को बच्चे के बढ़ाया जाएगा। अवलोकन में जो भी दृष्टिकोण होंगे, रेटिंग स्केल होंगे, उनका प्रयोग किया जाएगा। रेटिंग स्केल के बाद में जो भी बच्चे का सामान्य संचार उद्देश्य उसका प्रयोग किया जाएगा, है ना। ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जाएगा जो बच्चे के लिए बच्चे की सामग्री, भाषा, छात्र प्रदर्शन, इन सभी चीज़ों का बेहतर उपयोग किया जा सके। बच्चे का मूल्यांकन किया जाएगा, और अगर बच्चा चीज़ों में ज़्यादा पिछड़ा हुआ है तो बच्चे का हम क्या करेंगे, नैदानिक आकलन भी करेंगे और बच्चे को हम बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका 5.2 में था, ये चीज़ें आपके लिए, इन चीज़ों का बढ़ावा देना था आकलन के द्वारा। अब हम बात करते हैं पढ़ने 5.3 में।
पढ़ने और लिखने, है ना, पढ़ने और लिखने के कौशल का आकलन, पढ़ने और लिखने के कौशल का आकलन, बच्चे की रीडिंग स्किल और बच्चे का राइटिंग स्किल। रीडिंग स्किल जब भी हम देखते हैं तो बच्चा पठन कौशल में पढ़ना, सूचनाओं को एकत्रित करना यानी कि सूचनाओं को संसाधित करना और उसका अर्थ निकालना, ये चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं। बच्चा पाठ्यपुस्तक को पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है, बच्चे में विज्ञान का ज्ञान है या नहीं है, सभी क्षेत्रों में बच्चा सार्वभौमिक रूप से चीज़ों को उपयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका आंतरिक कौशल क्या है, आकलन किन क्षेत्र में करना है, बच्चा पठन कौशल में विचार और चर्चाओं को प्रकट कर पा रहा है, चीज़ों को ट्रेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। हम कह सकते हैं कि बच्चे के पठन कौशल में, बच्चे के पढ़ने के कौशल में उदाहरण की चीज़ें, जो भी आकलन किया जाएगा उस विषय में बच्चा जानता है या नहीं जानता है, बच्चे को भाषा का ज्ञान है या नहीं है, बच्चा टुकड़ों में चीज़ों को पढ़ना जानता है, बच्चे को व्याकरण का ज्ञान है या नहीं है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। इनका हम लोग क्या करेंगे, आकलन करेंगे। इनका आकलन करने के बाद में क्या करेंगे, हम बच्चे के स्तर को जानने के बाद में बच्चे को सिखाने का प्रयास करेंगे, कौशल को सिखाने का प्रयास करेंगे और बच्चे को पढ़ने के उद्देश्य के लिए संशोधित करने और आकलन को दिखाने की आवश्यकता यहाँ पर होगी, जो भी चीज़ें संसाधित की जाएंगी। ऐसे ही बच्चे के लेखन कौशल में, बच्चे के लेखन कौशल में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बच्चे का आँख और हाथ का समन्वय है या नहीं है, बच्चा विराम चिन्ह, वर्तनी, है ना, इनके बारे में जानता है या नहीं जानता है, बच्चा पढ़ना लिखना, है ना, पाठचर्या, इसके बारे में जानकारी है कि नहीं है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे आकलन करने में। उसका उद्देश्य क्या है, गतिविधियाँ साथ में किन किन तरीकों की कराई जा रही हैं, सरल से जटिल की ओर जो भी चीज़ें हैं वो कैसी होंगी। और कह सकेंगे कि बच्चे को लिखाने के लिए बच्चे को सबसे पहले छोटे शब्दों को, फिर बड़े शब्दों को, फिर धीरे धीरे हम बच्चे को एक शब्द से लेकर के दूसरे शब्दों तक, यानी कि कह सकते हैं कि बच्चे के लिए जो भी जिम्मेदारी वाले चीज़ें होंगी उनमें हम बच्चे को क्या करेंगे, लिखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। प्रोत्साहन में बच्चे को अवसर देंगे, बच्चे की जिम्मेदारी लेखन, है ना, उसको सफलता में बढ़ावा देंगे, जो भी ताकत है, कमजोरियां हैं उसको बढ़ाएंगे और सावधानीपूर्वक बच्चे की ज़रूरतों को इस एक विशिष्ट रणनीतियों के साथ में बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही बच्चे का गणित का कौशल, गणित के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। गणित का कौशल, तो जब भी हम गणित के कौशल की बात करते हैं 5.4 में, जब भी हम गणित के कौशल की बात करते हैं तो गणित में बच्चे का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, बच्चे की कैलकुलेशन, बच्चे का अंकगणित का ज्ञान यानी कि अंकों का ज्ञान, ये होना बहुत ज़रूरी। बच्चा इन चीज़ों को कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इन में से किन प्रतिक्रियाओं को बच्चा कर पा रहा है, कितना समस्या समाधान कर पा रहा है और बच्चे की प्रगति कितनी है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका डाटा बनाएंगे, इसको एकत्रित करेंगे। उसके बाद में बच्चों की जो ज़रूरतें हैं शिक्षक उनको बढ़ावा देगा, शिक्षक बच्चों के लिए सहयोग और सुविधाओं को बढ़ावा देगा, छात्रों के सीखने की चीज़ों को बढ़ावा देगा। इसमें होगा क्या, इसकी विशेषताएं क्या होंगी, तो जब भी हम लोग गणित के कौशल की विशेषता कहेंगे तो विद्यालय में चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वहाँ के कोई भी स्टाफ हों, है ना, इन बच्चों के लिए जो भी प्रगति रिपोर्ट है, संचयी रिपोर्ट है, उसको तैयार किया जाएगा, बच्चे का साक्षात्कार किया जाएगा, डेटा एकत्रित किया जाएगा। डेटा एकत्रित करने के बाद में जो भी बच्चे की ताकत, कमजोरियाँ और ज्ञान के कौशल हैं उनका पता लगाया जाएगा। उसके बाद में बच्चे को कौशल सिखाने के बाद में बच्चे को मूल्यांकन किया जाएगा, बच्चे का मूल्यांकन किया जाएगा और बच्चे को सामान्य रूप से जो भी चीज़ें देनी है उनको दिया जाएगा। यानी कि बच्चे को चीज़ों की प्रतिक्रियाओं को समझना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उनका मूल्यांकन करना, उसका पोर्टफोलियो बनाना, तस्वीर के माध्यम से बच्चे को सिखाना, है ना, मानक उपकरण का प्रयोग करना, नई नई शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना, बच्चे को टेक्नोलॉजी के माध्यम से सिखाना और बच्चे की रुचि और आत्मचिंतन में बच्चे के लिए विकास करना। तो ये आपका 5.4 में जो कि इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। आपका 5.5 क्या है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। इस 5.5 में आपको मैंने ग्लैड के बारे में आपको बता ही दिया था यूनिट 4 में, तो ये आपका ग्लैड है ना। इसके बाद में यहाँ से आपके लिए अगर हम बात करें तो जो आपके कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपका DTRD हुआ, है ना, जैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ रीडिंग डिसऑर्डर कहोगे,
है ना। डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ रीडिंग डिसऑर्डर, जिसमें अवधारणाएं, संज्ञानात्मक चीज़ें, पढ़ने लिखने संबंधी जो समस्याएं हैं इनको कारण में माना जाएगा, और जो भी विकलांग, जो भी हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, इनके सीखने, पढ़ने, नैदानिक चीज़ों का विकास करने में इनका आधार प्रदान किया जाएगा। ये आपको DTRD में देखने को मिलेगा, है ना। कुल 8 से 11 वर्ष की आयु के लिए ये बच्चों का उपयोग किया जाएगा। इसके बाद में आपका एक आता है DTLD, है ना, डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि जो भी अधिगम अक्षमता वाले बच्चे हैं इनका डायग्नोस्टिक टेस्ट करना, यानी कि इनको निदान देना, है ना। तो व्यक्तित्व रूप से 8 से 11 वर्ष के समूह के बच्चों के लिए, है ना, इनकी ग्रहणशील भाषा, मेमोरी, श्रवण क्षमता, है ना, और कह सकते हैं कि बच्चे का लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है ना, अधिगम अक्षमता क्या है, इस पर ध्यान देते हुए बच्चे का निदान करना, है ना, डायग्नोस करना, बच्चे का निदान करना। इसके बाद में एक आता है पर डाली, है ना, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी, इसको स्टार बना लेना। ये तीनों फुल फॉर्म आपके लिए स्टार वाली हैं। डाली में डिसलेक्सिया असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज, डिसलेक्सिया असिस्टेंट फॉर लैंग्वेज ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डाली कहते हैं, है ना। ये आपका राष्ट्रीय मानसिक अनुसंधान केंद्र भारत के द्वारा बनाया गया एक मूल्यांकन उपकरण है, जिसमें डिसलेक्सिया की जांच के लिए, बच्चे के डिसलेक्सिया की जांच के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, है ना, जो आपका ये डाली है। इसमें जो भी भाषाएं, हिंदी, कन्नड़, अंग्रेजी, इनको उपलब्ध किया गया है ना। और डाली जो है आपका एक प्रकार का स्क्रीनिंग और मूल्यांकन डिसलेक्सिया भाषा का एक आपका टूल है, जो राष्ट्रीय मानसिक अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये आपका डाली है, ये भी इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, इसके बारे में कह सकते हैं कि आपका फुल फॉर्म जो कि आपका इम्पॉर्टेंट था। इसके बारे में मूल्यांकन, चाहे आपका औपचारिक मूल्यांकन हो या अनौपचारिक मूल्यांकन हो, इसके बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है। ये आपके लिए इतनी चीज़ें केवल यहाँ पर यूनिट 5 में थी, जो कि आपके लिए आपकी फुल फॉर्म भी आपको बताई गई, और जो भी चीज़ें आपको बताई गई वो यहाँ पर इतनी ही बस थी। आशा है आपके लिए यूनिट 1, 2 और 3 और 4 जो अपलोड हो चुकी है सभी ने देख ली होगी। यूनिट 5 यानी कि आपका कंप्लीट जो सिलेबस था यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जितनी बेहतर चीज़ें थी, आपको बता दी गई हैं। और मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर मौका मिला तो आपके लिए मॉडल पेपर बना करके उनके आंसर्स को भी आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।